हेलो दोस्तों, हम लोग आज करने वाले हैं सीटीईटी के जो बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही डिस्टर्बिंग शुरू हो जाता है, हल करने का मन नहीं करता है, नंबर कम आने का चांस इसी की वजह से हो जाता है। तो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि बड़े प्रश्नों को कैसे हल करना है। बड़े प्रश्न देखने में दोस्तों तो बड़ा होता ही नहीं है, इसका आंसर बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। वो बस डराने के लिए देखने में बड़ा बनाया जाता है, लेकिन होता आसान है। इस प्रश्न को देखते हुए समझ में आ जाएगा कि हाँ, सच में आसान होता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, समझना ध्यान से। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग गतिविधियाँ देता है। वह कमज़ोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता देता है और धीरे धीरे उसकी मदद कम कर देता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? सिद्धांत की बात कर रहा है। व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत। यहाँ पे धीरे धीरे सहायतक जेडपीटी के बाद इसके फोल्डिंग की बात हो रही है, और यह सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया है, और वाइगोस्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा में शिक्षक यह देखता है कि सभी छात्रों की सीखने की गति और शैली अलग अलग है। कुछ छात्र दृश्य सामग्री से जल्दी सीखते हैं, जबकि कुछ को बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। कक्षा में एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा भी है जिसे अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है। शिक्षक सभी छात्रों को समान सामग्री देने के बजाय अलग अलग गतिविधियाँ, समूह कार्य और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है। इस स्थिति में शिक्षक का दृष्टिकोण किसे दर्शाता है? तो सभी को अलग अलग ढंग से पढ़ा रहा है, तो समान शिक्षण नहीं है। पारंपरिक शिक्षण, समावेशी एवं विभेदीकृत शिक्षण, या फिर दंडात्मक शिक्षण, इसमें से कौन है? दंड नहीं दे रहा है, तो बी और सी में से कोई एक सही होगा। और इसमें बताया है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा है, एक ही कक्षा में पढ़ा रहा है। उसमें कुछ विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे हैं और सामान्य बच्चे भी हैं, तो ये समावेशी शिक्षा में होता है। तो समावेशी एवं विभेदीकृत शिक्षण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से भी पढ़ा रहा है, तो विभेदीकृत शिक्षण उसको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आंसर सी है। आगे देखते हैं। एक शिक्षक ने देखा कि कुछ छात्र गणित के प्रश्न स्वयं हल नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब उसे संकेत, उदाहरण और सहपाठियों की सहायता मिलती है तो वे वही प्रश्न आसानी से हल कर लेता है। धीरे धीरे शिक्षक अपनी सहायता कम करता है ताकि छात्र स्वतंत्र रूप से समस्या हल कर सके। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? एरर एंड ट्रायल, जेडपीटी और इसके फोल्डिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग। तो यह किसको दिखा रहा है? सहपाठियों की सहायता से हल करा। जब सहायता से हल करने वाली बात आ जाएगी तो वहीं पे जेडपीटी या तो इसके फोल्डिंग रहेगा। तो यहीं पे तो ऑप्शन मिल गया, ज़्यादा कुछ करना था ही नहीं, बस देखने में बड़ा था। तो हल ऐसे ही करना है दोस्तों। आ गया होगा समझ में? ठीक। एक शिक्षक मानता है कि ज्ञान बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित होता है और वह गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, परिपक्वतावाद, अनुकरण। जब स्वयं से निर्मित होने वाली बात हो या फिर गतिविधि वाली बात हो, तो वहाँ पे रचनावाद ही होता है। यहाँ पे आंसर तुरंत रचनावाद आंसर करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक बच्चा केवल तब कठिन प्रश्न हल कर पाता है जब शिक्षक उसकी सहायता करता है, लेकिन अकेले नहीं कर पाता। यह किस अवधारणा का उदाहरण है? IQ, जेडपीटी, कंडीशनिंग, रेनफोर्समेंट। एक बच्चा केवल तब कठिन प्रश्न हल कर पाता है जब उसकी शिक्षक सहायता करता है। तो सहायता करने वाली बात जब आएगा तो जेडपीटी में आएगा। जेडपीटी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक सभी बच्चों को उसकी क्षमता के अनुसार अलग अलग तरीके से पढ़ाता है ताकि सभी को समझ में आ सके। यह क्या कहलाता है? पारंपरिक शिक्षण, समान शिक्षण, विभेदीकृत शिक्षण, अनुकरण। जब सभी बच्चों को अलग अलग ढंग से, अलग अलग TLM से पढ़ाया जाता है तो वह विभेदीकृत शिक्षण कहलाता है। ये ध्यान देना है, विभेदीकृत शिक्षण। हिंदी प्योर हिंदी है। एक छात्र केवल अच्छे अंक और पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई करता है। यह किस प्रकार का प्रेरणा है? आंतरिक, बाह्य, आत्म प्रेरणा, सामाजिक। क्या होगा आंसर? जब अच्छे अंक और पुरस्कार के लिए पढ़ाई किया जाएगा तो ये बाहरी प्रेरणा होता है, क्योंकि ये बाहर से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, बाहरी प्रेरणा। एक शिक्षक नियमित रूप से छोटे टेस्ट लेकर छात्रों की प्रगति का आकलन करता है और सुधार करता है। यह क्या है? सम्मेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट। तो जब सत्र के अंत में, वर्ष के अंत में रिजल्ट बस दे दिया जाता है, तो रिजल्ट दिया जाता है तो उसमें सभी सब्जेक्ट के अंकों को जोड़ के बताया जाता है कितना अंक प्राप्त हो रहा है ना।
तो सम मतलब कि जोड़ना होता है, सम मतलब गणित के सवाल और जोड़ने वाली बात यहाँ पे आ रहा है, तो ये बात वहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ पे नियमित रूप से जब टेस्ट लिया जा रहा है, प्रगति का आकलन किया जा रहा है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। दोनों में एक जान लो, हमेशा याद रहेगा, मिस्टेक कभी नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक होता रहता है बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे जैसे कि सामान्य, विशेष, प्रतिभाशाली एक साथ पढ़ते हैं और शिक्षक की उसकी ज़रूरतों के अनुसार पढ़ाता है, यह क्या है? अलगाव, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, प्रतिस्पर्धा। तो जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो नहीं ज़्यादा सोचना है, वह समावेशी शिक्षा ही हो सकता है। आंसर सेकेंड हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में पढ़ाया हूँ कथन और कारण वाले सवाल। जो कथन और कारण वाले सवाल जल्दी हल नहीं हो पाता है, मैं इसमें पूरा ट्रिक भी बताया हूँ, हल करके भी बताया हूँ कि कैसे कथन और कारण के सवालों को हल किया जा सकता है कम समय में। वीडियो को जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया हूँ मैं। एक बच्चा बार बार प्रयास करके साइकिल चलाना सीखता है, यह किस प्रकार का अधिगम है? अंतर्दृष्टि, प्रयास त्रुटि, अनुकरण, अनुबंधन। अनुकरण से तो नहीं, क्योंकि खुद कर रहा है तो अनुकरण नहीं हुआ, अनुबंधन भी नहीं होगा। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अचानक से सीखना, बच्चा अचानक से तो यहाँ पे नहीं सीख रहा है, यहाँ पे बार बार प्रयास कर रहा है, तो प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा वह सीख रहा है। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, प्रयास और त्रुटि। एक छात्र अपने मित्र की भावनाओं को समझता है और उसकी मदद करता है, तो यह क्या है? IQ है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, लॉजिक है। भावनाओं को समझने वाली जब बात होगी, भावनाओं को अंग्रेजी में इमोशनल कहा जाता है, इमोशन कहा जाता है, तो जब भावना है तो इमोशन वाली बात है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चों को अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? व्यवहारवाद, रचनावाद, पारंपरिक, अनुकरण। जब बच्चे अनुभव कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, तो इसका आंसर तुरंत रचनावाद ही हो सकता है। ऐसे ही एग्जाम में हल करना है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। एक छात्र अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करता है और पढ़ाई की रणनीति बदलता है, यह क्या है? मेमोरी है, मेटाकॉग्निशन है, रेनफोर्समेंट है, कंडीशनिंग है। जब कमजोरियों का विश्लेषण किया जाए या फिर सीखी हुई जानकारी के बारे में ही उसमें और गहराई से जानना अपने ही बातों को, तो यही मेटाकॉग्निशन कहलाता है। ध्यान देना मेटाकॉग्निशन क्या होता है। एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा सीखने में मदद करता है, तो यह क्या है? नेगेटिव ट्रांसफ़र, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जीरो या फिर नन। एक भाषा का ज्ञान दूसरे में जब सीखने में मदद करता है तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ही हो सकता है। एक बच्चा अच्छा व्यवहार इसलिए करता है ताकि लोग उसे अच्छा समझे, यह किस स्तर को दर्शाता है? प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल, मोरल, रियलिज्म। पूर्व परंपरागत, पारंपरिक, उत्तर परंपरागत, नैतिक, यथार्थवाद। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिया था, 3 स्टेज दिया था, 3 स्टेज, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो इसमें कौन सबसे पहले आएगा? तो इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज ये प्रथम नंबर पे आएगा, पारंपरिक दूसरे नंबर पे आएगा, पोस्ट कन्वेंशनल ये तीसरे नंबर पे आएगा। अब मैं बता दूं, जो पहला वाला है इसमें हमेशा दंड और सज़ा की बात होती है, और दूसरे वाले में क्या होता है? दूसरा वाला जो इसका आंसर है इसमें अच्छा और अच्छी की बात होगी, और तीसरे वाला जो है स्टेज इसमें हमेशा कानून की बात होगी, कानून के दायरे में रह के कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? अच्छा और अच्छी की बात जब आएगा तो यह आ जाएगा कन्वेंशनल, मतलब पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह क्या है? टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एग्जाम सेंटर्ड, बुक सेंटर्ड। तो यह क्या है, क्या कहलाएगा यह? जब शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए कर रहा है तो इसका मतलब बच्चों के हिसाब से पढ़ा रहा है, तो चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा होगा यह। एक छात्र चित्रों से और दूसरा संगीत से बेहतर सीखता है, छात्र एक ही है, ठीक। तो यह क्या दर्शाता है? IQ, मल्टीपल इंटेलिजेंस, कंडीशनिंग, रेनफोर्समेंट। मतलब छात्र ऐसा है जो चित्रों से भी जानता है, सीख लेता है, और संगीत से भी, तो वह है मल्टी इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ से मिलान करने वाला प्रश्न है, स्तंभ 1 जिसमें सिद्धांत दिया है और B में विशेषता है, तो इसको मिलाना है, क्या इसका सही आंसर होगा? आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो मतलब पहले का यहाँ पे B हो गया, पहले का B A ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। वाइकोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है, तो 2 का A हो गया, 1 का B 2 का A, 1 का B 2 का A, सही है यही। स्किनर पुनर्बलन का सिद्धांत, कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। मतलब क्या है? BACD, BACD बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी मिलान करना है। अच्छा क्वेश्चन है, मिलान करके बताओ दोस्तों।
एसिमिलेशन मैं बताया था। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जब पुराने ढांचे में नई जानकारी को जैसे को तैसे वैसे मतलब रख लेना है, मतलब बदलाव नहीं करना, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एसिमिलेशन ये होता है कि पुराने ढांचे में फिट करना। तो ये हो गया पहले का बी। और एकोमोडेशन का मतलब होता है कि उसमें बदलाव होगा, जहाँ बदलाव बस दिखेगा एकोमोडेशन समझ लेना कि एकोमोडेशन है। तो मतलब 2 का ए है, मतलब पहले का बी, पहले का बी दूसरे का ए, और एक इक्विलिब्रेशन ये तो बचा है, तो इसका ही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। मुकेश पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन वह केवल तब मेहनत करता है जब उसे अच्छे अंक, पुरस्कार या प्रशंसा मिलती है। यदि उसे इसका अभाव हो तो उसकी रुचि कम हो जाती है। तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? वो पढ़ाई किस लिए करता है? जब उसको अच्छा अंक मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है और प्रशंसा हो रही है, तो ये सभी बाहरी प्रेरणा है। वो बाहरी प्रेरणा से प्रेरित है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चों को केवल किताब से पढ़ाने के बजाय उसे वास्तविक जीवन की समस्याएं देता है और समूह में चर्चा कराकर समाधान खोजने को कहता है। बच्चे अपने अनुभव और विचारों के आधार पर उत्तर बताते हैं। तो यह क्या है? व्यवहारवाद मतलब आचरण, रचनावाद, कंडीशनिंग या फिर ड्रिल विधि। तो जब बच्चे अपने से समाधान खोजे, वास्तविक जीवन की समस्याओं से कुछ सीखे, अपने विचारों और अनुभवों से कुछ सीखे, तो यह रचनावाद है। एक विद्यालय में शिक्षक केवल साल के अंत में परीक्षा लेने के बजाय पूरे वर्ष छात्रों की प्रगति का रिकॉर्ड रखता है। वह समय समय पर टेस्ट, प्रोजेक्ट और गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की कमजोरियों को पहचानता और सुधार करता है। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? सम्मेटिव, फॉर्मेटिव, नॉन रेफरेंस, डायग्नोस्टिक। तो इसमें बस एक चीज़, जब बड़ा प्रश्न है तो इसमें बस की पॉइंट कहीं ना कहीं छिपा रहता है। समय समय पर जब टेस्ट लिया जा रहा है तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बच्चा जब नई चीज़ सीखता है तो पहले उसे अपने पुराने अनुभवों के अनुसार समझने की कोशिश करता है, लेकिन जब नई जानकारी उससे मेल नहीं खाती तो वह अपनी सोच को बदलकर नई समझ विकसित करता है। इस पूरी प्रक्रिया में सोच में बदलाव को क्या कहा जाता है? सोच में बदलाव जब करा है, मैं अभी इस पर क्वेश्चन कराया हूँ। सोच में बदलाव जब होता है तो वह अकोमोडेशन कहलाता है। इसको हिंदी में, इंग्लिश में ही याद करना, हिंदी में नहीं। हिंदी में थोड़ा कठिन पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम का जब OMR शीट चेक होता है तो वह हिंदी के अनुसार नहीं, इंग्लिश के अनुसार चेक होता है, इसलिए अंग्रेजी वाला ज़्यादा सही रहेगा। तो ये अंग्रेजी वाला याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है कि शिक्षक और समाज उसे अच्छा समझे और उसकी प्रशंसा करे। यहाँ पे अच्छा वाला बात आ गया, अच्छा। तो यह किस स्तर का नैतिक विकास है? पूर्व परंपरागत, पारंपरागत, उत्तर परंपरागत, दंड चरण। पारंपरिक लिखा है, वही परंपरागत वही पारंपरिक दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर कन्वेंशनल हो जाएगा, मतलब परंपरागत, पारंपरिक। सेकेंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें अच्छा और अच्छे की बात होती है। एक शिक्षक सही उत्तर देने पर बच्चों को स्टार और पुरस्कार देता है। कुछ समय बाद बच्चे केवल पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई करने लगते हैं। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? इंसाइट, रेनफोर्समेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरी। इसका आंसर 2 हो सकता है। ये बाहरी प्रेरणा मिल रहा है, ये हो सकता है, लेकिन बाहरी प्रेरणा तो इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा और अच्छा सोचना पड़ेगा। बालक कम से कम पढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, तो ये रेनफोर्समेंट हो गया, पुनर्बलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि एक छात्र ने गणित में तार्किक सोच विकसित की है, जिससे उसे विज्ञान के प्रश्न समझने में आसानी होती है। यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, बिलेटरल। अधिगम स्थानांतरण की बात हो रही है, तो गणित से विज्ञान सीखने में भी उसको आसानी हो रही है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक छात्र पढ़ाई के दौरान अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करता है, योजना बनाता है और अपनी प्रगति की स्वयं जांच करता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो बस दोस्तों, इतना ही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।